पूरे देश में सामान्य वर्ग के लोग इसमें अपने आप को एक तरह से देखा जाए तो खतरे में महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बात तोड़ो और बांटो मत की थी, तो फिर सरकार इस कानून को लाके बांटने की कोशिश की और आज हमारे सीजीआई ने बहुत अच्छे रूप से, कम शब्दों में लेकिन बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने ये कहा कि अस्पष्टता है इस कानून में और नियत साफ नजर नहीं आ रही है क्लॉज 3C की। अगर क्लॉज 3C का नियम साफ रहता तो सरकार और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों कटघरे में नहीं होते और दोनों को इस पे स्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट के हमारे माननीय सीजीआई जो हमारे अभिभावक हैं, आज हमारे देश की बात करें तो संविधान में ऑलरेडी सेक्शन आर्टिकल 15 में दे रखा है कि किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो जब भेदभाव नहीं होती है तो इस कानून को लाने की जरूरत क्या थी? क्या सरकार मानती है कि किसी भी सरकार की रहते, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस है, मैं खुलेआम नाम लेती हूँ कि सरकार चाहे किसी की भी हो, क्या उन्होंने इस पे काम किया ही नहीं? आज हमारे सीजीआई ने कहा कि हम पीछे बढ़ते जा रहे हैं, 70, 78, 80 साल होने वाले हमारे देश आज़ाद को होने को, फिर भी क्यों हमारा देश पीछे जा रहा है? फिर भी क्यों आज हमें रिजर्वेशन की, भेदभाव, जातिगत भेदभाव, नस्लीय टिप्पणी, जेंडर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है? मैं खुद ओबीसी हूँ लेकिन मैं फिर भी इसका विरोध करती हूँ। मुझे लगता है कि इस कानून को लाने की जरूरत नहीं। अगर हमारे संविधान के नियमों को फॉलो किया जाए तो हमारे देश के हर वर्ग के लोग अच्छे से रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश बटेगा नहीं। सरकार की बात करी जाए तो सरकार अवसरवादी होती जा रही है, प्रगतिवादी होने के बदले अपनी राजनीतिक तवे पे रोटियों सेकना उन्हें ज़्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन एक बात बताइए मैम, इसमें दिक्कत कहाँ है? जो शोषक समाज है वो डर क्यों रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि शराबबंदी का विरोध वही करेगा जो शराब पीता, जो शराबी है। जो शराब नहीं पीता, शराब की दुकानें बंद हों या खुले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्राह्मण समाज के लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? अब मैं बताती हूँ, शराबबंदी की बात है तो शराबबंदी से ज़्यादा दिक्कत, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द दिक्कत उनको होगी जो शराब पीते हैं। लेकिन क्या कभी हमने उनके बारे में जो सोचा जिनकी शराब की दुकान थी, जिनके शराब का ही कारोबार था, उनके घर की दाल रोटी शराब से ही आती थी? तो ये कोई नहीं सोचता। अगर आप किसी प्रकार का नियम लाते हो तो आप उसमें संशोधन कीजिए कि दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में चले। अगर आपको इसमें SC ST OBC ऐड करना था और बात जब स्टूडेंट, छात्र, स्टाफ, डीन, वाइस चांसलर या प्रोफेसर की होती है तो आप सामान्य वर्ग के छात्रों को ऐड कीजिए ना। फिर देखिए सब लोग मिल के साथ आते हैं, सब लोग मिल के काम करते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ऐसी कानून लाती है, सरकार ने कुछ पिछले समय में भी कुछ कानून लाया जिससे हमारे देश में पुरजोर विरोधन हुआ, फिर चाहे वो वक्फ का मैटर हो, फिर वो NRC हुआ, CA हुआ, तो इन सब चीजों में विरोध की, प्रदर्शन की हालत तभी होती है जब अस्पष्टता होती है। यही बात आज हमारे सीजीआई ने कहा कि अस्पष्टता थी और नियत साफ नहीं लग रही, इसीलिए इस पे रोक लगा दी गई है। एक बात और कही जा रही मैम, समाज में आप एक महिला हैं और मैं एक पुरुष हूँ जी, ठीक है ना? अगर आप झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा देंगी तो भी मुझे जेल हो जाएगी आसानी से, लेकिन मैं आपको गलत तरीके से टच नहीं करूँगा, मैं परेशान नहीं करूँगा। फिर आप आरोप लगाएंगे क्यों? और मैं कहूँ कि महिलाओं को जो अधिकार मिला हुआ है संविधान में उसको खत्म कर दिया जाए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की जब एलिगेशन होती है, जैसे आपने कहा कि आप मुझे किसी बात पे अप्रोच कर रहे हैं, मैं आप पे एलिगेशन लगा रही हूँ, तो एलिगेशन वाले लोगों की एक वर्ग होती है हमारे देश में। उन्हीं वर्ग में ये पत्थरबाज भी होते हैं, ये विरोध प्रदर्शन वाले होते हैं, पत्थरबाज होते हैं। जैसे हमारे देश में अगर आप अभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं पे, कुछ लोग वहाँ पे पत्थरबाजी करने लगेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं तो उन्हें भी मारपीट दिया जाए, उन्हें भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। तो एलिगेशन लगाने वाली जो बात है उसे प्रूफ करना होता है। अगर मैं भी आप पे एलिगेशन लगाऊंगी तो मुझे कोर्ट में वो चीज प्रूफ करनी होगी। इसी के लिए हमारा कानून है, इसी के लिए हमारा जुडिशियरी है। तो वही कानून वो भी कह रहा है ना कि आप जो है, जब कोई लड़का लड़की जाएगा या जाएगी कंप्लेंट करने के लिए, उसके बाद फिर जो है कमेटी जांच करेगी, रिपोर्ट देगी, फिर उसके बाद सजा का प्रावधान है, जो भी आगे का प्रोसेस है वो होगा। लेकिन पहले ही ये डर सता रहा है, दिक्कत है कहाँ से? डर इसीलिए सता रही है क्योंकि फॉल्स एलिगेशंस के भी बहुत मैटर्स आए हैं पिछले 5 वर्षों में। अगर यूजीसी की बात करें 118% बताया है। 118% आया है। 2019 में 178 था ये मैटर, 2023 से 24 में 378 हो गया। 1553 कॉलेज, 704 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब में मैटर आए हैं, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसके लिए पूरे कानून में बदलाव करना और कानून में ऐसा बदलाव करना कि बाकी जो अच्छे, मैं वही तो कह रही हूँ कि समाज में 2 वर्ग के लोग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। ग्राउंड बनाया जाए मैम, ग्राउंड बनाकर कहा जाए कि कुछ लोग ऐसे हैं तो कुछ कानून ऐसा है कि जिसका गलत यूज हो सकता है, तो हम देख लें सीबीआई क्या करती है, ईडी क्या करती है, कन्विक्शन रेट क्या है, आप खुद जानती है। तो क्या ईडी को भंग कर दिया जाए, सीबीआई खत्म कर दिया जाए?
देखिए, इसमें भंग करने वाली बात नहीं है, इसमें किसी प्रकार की रोक की बात नहीं है, बस इस कानून को रोक लगाया गया है। 2012 वाला कानून यूजीसी का अभी भी लागू है। 2026 में 19 मार्च को जब अगली सुनवाई होगी, चीजें और स्पष्ट तरीके से आएंगी, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रखेंगे। और मुझे नहीं लगता, अगर देखिए बात वही है कि फिर जहाँ त्रुटि होती है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है, और सॉरी, जब संज्ञान लेगी तो फिर अपने आप बात स्पष्ट हो जाएगी। और सरकार ने कहा ना, उन्हें भी अस्पष्टता दिख रही है, नियत साफ नहीं दिख रही है, तभी तो रोक लगाए। और बात रही स्वर्णों की कि उन्हें डर क्यों सता रहा है जब आप किसी को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो देखिए आज अगर अभी ये कानून लागू हो जाए कि ये 2 लेन चल रहा है, एक पे पुरुष जाएंगे, एक पे महिला जाएगी, अगर मैं गलती से भी उस लेन पे चली गई, मुझे ये डर तो सताएगा ना, कहीं मुझे रोक तो ना लिया जाए, कहीं मुझे गिरफ्तार तो ना कर लिया जाए। और मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझूंगी कि जब स्टूडेंट की बात होती है, जैसे इसमें टीचर्स भी ऐड भी किया गया, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को ऐड किया गया। अगर कोई SC ST बच्चा, कोई OBC, मैं खुद भी OBC वर्ग से आती हूँ, फिर भी मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे मार्क्स कम आए, मैंने टीचर को बोला सर आपने मुझे मार्क्स कम क्यों दिए, तो उन्होंने बोला तुमने अच्छे नंबर नहीं लाया, तुमने पढ़ाई नहीं की। मैं उनका अगर कंप्लेन कर दूं तो उस टीचर की नौकरी पे तो बात आ जाएगी ना, तो इसका दुरुपयोग ना हो, इसीलिए स्वर्ण समाज डर में है, स्वर्ण समाज सदमे में था कि हमारे साथ कुछ भेदभाव ना हो जाए, दूसरे को भेदभाव रोकने के लिए हमारे साथ भेदभाव ना हो जाए, तो वो डर की स्थिति ना बनी रहे, इसके लिए इस बात का विरोध हुआ है। लेकिन मैम देखा गया, आप बड़ा अच्छा बोलती हैं, देखा ये गया है कि दलित समाज का बच्चा हो, आदिवासी समाज का बच्चा हो, उसके ऊपर पेशाब कौन करता है? एक ब्राह्मण करता है, शुक्ला जी करते हैं। चोटियाँ किसी काटी जाती है? यादव समाज से आने वाले व्यक्ति काटी जाती है। उसका गुनाह क्या होता है? जब पूछता है तो बताया जाता है कि भाई तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम OBC हो, तुम अहीर हो, तुम कुर्मी हो, तुमने कैसे कथा पढ़ दी, तुम कैसे चोटी रख सकते हो। तो ये आंकड़ा जो डेटा है, वो डेटा बता रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा, परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा यूजीसी से भाई तुम नई गाइडलाइंस बनाओ, तब इसके बाद यूजीसी नई गाइडलाइंस लेकर के आया। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कहा, जैसे मैंने कहा कि वो अभिभावक के तौर पे काम करती है, और बात रही चोटी काटने की या पीपल पे करने की या फिर किसी प्रकार की भेदभाव करने की, तो मैंने भी इसे स्पष्ट कहा है कि कुछ वर्ग के लोग हैं जो सिर्फ परेशान करना जानते हैं, और परेशान करने वाले लोग हर वर्ग में होते हैं, वो SC ST में हो, वो मुस्लिम में हो, माइनॉरिटी में हो, OBC में हो या जनरल में हो। उसके लिए पूरे कानून को बदलने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए जस्ट OBC को सेक्शन 3 क्लॉज C को ऐड किया गया, OBC में ऐड किया गया। तो देखिए, अभी कुछ समय पहले मोदी सरकार ने स्वर्णों को भी 10% आरक्षण दिया, रिजर्वेशन दिया EWS के नाम पे, तो उसका विरोध तो SC ST OBC ने नहीं किया बस। लेकिन इस बात का विरोध इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि स्वर्णों में ये डर है कि उन्हें गलत तरीके से ना फंसा दिया जाए। चलिए मैम, मैं आपसे आखिरी में पूछूंगा, आप OBC समाज से आती हैं, आपने पढ़ाई लिखाई किया, आपने LLB किया, शायद LLM भी किया हो सकता है, PG किया हो, तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ जातिवाद के शिकार हुई हैं आप, या जेंडर के हिसाब से आपके साथ कोई भेदभाव किया गया? देखिए, मैं बताती हूँ, मैं अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मेरा गृह राज्य बिहार है, अगर मेरे साथ जातिवाद भेदभाव हुई है तो मैं कहूँगी मेरे साथ आज तक नहीं हुई है। मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया जो सामान्य वर्ग के लोग थे। पटना लॉ कॉलेज? नहीं, मैं IMS लॉ कॉलेज। अच्छा जी, वहाँ से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के CCS यूनिवर्सिटी की 3rd टॉपर रही हूँ। मैं जब यूनिवर्सिटी में लोग जाते हैं तो उनके पास सारा चीज़ आता है, एक्सटेम्पोर का ख्याल आता है, डिबेट का ख्याल आता है, मूड कोर्ट का ख्याल आता है। आप भी कॉलेज गए होंगे, जर्नलिज्म आपने किया, आपने कभी ये सोचा कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव होगा या किसी और के साथ होगा? इन सब चीज़ों के लिए ग्रीवांस सेल बना हुआ है, कंप्लेंट सेल बने हुए हैं। HOD को सरकार पैसे देती है, वाइस चांसलर को रखा हुआ है, चांसलर को रखा हुआ है, तो उनका काम यही है कि कॉलेज में किसी, जब ऐसे समझिए कि स्कूल जाते हैं हम, कोई भी बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में सामान्य वर्ग हो या किसी भी वर्ग का बच्चा हो, यूनिफॉर्म सबके सेम होते हैं। हमारे लॉ कॉलेज में यूनिफॉर्म सेम था। आज कोर्ट में चाहे वो वकील हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई हो, चाहे जात धर्म का हो, यूनिफॉर्म बताती है कि हम सब एक है, हम सब भारतीय एक है। देखिए, रोहित वेमुला की बात करें या किसी भी अन्य टॉपिक पे आप बात करें, ऐसे ऐसे मुद्दे हुए हैं देश में जो झकझोर करके रख देती है, जिनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पूरे जाति को या पूरे समाज को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैम, रोहित वेमुला का केस आपको पता होगा कि जिसे दोषी करार, जिसे दोषी करार दिया गया, क्या उनको सजा हुई? उनको जेल भेजा गया? देखिए, सजा और जेल वाली बात है तो ये ऑलरेडी मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो इस पर मैं टिप्पणी तो नहीं करने से बचूंगी, क्योंकि जब मैटर चल रहा होता है तो फिर हमें इजाजत नहीं होती कि हम उस पर बात कर सकें। साल हो गए मैम, इतने साल हो गए, जो कमेटी यही कहती है ना कि कुछ दिनों में रिपोर्ट आपको पेश करनी है और वाइस चांसलर के अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। लेकिन वही सवाल है ना कि रोहित वेमुला के दोषियों को जब सजा नहीं दी गई तो कैसे कल किसी बहन बेटी के साथ, किसी बच्चे के साथ होगा तो कैसे वो जस्टिस पाएगा?
वो तो डरेगा ना, डीयू कैसे आए, जेएनयू कैसे आए, जामिया में कैसे जाए, एमयू में कैसे जाए, एयू में कैसे जाए। देखिए मुझे लगता है कि कमेटी की बात की जाए तो कुछ कमेटी अपना काम कर रही होगी। कमेटी इतना लंबा समय क्यों लगा रही है, ये तो कमेटी के लोग ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा जवाब दे पाऊंगी। और बात रही सज़ा मिलने की, तो किसी भी बच्चे के साथ हमारा जो गार्जियन सुप्रीम कोर्ट बैठा, हमारे जो सीजीआई अभिभावक हैं, वो किसी भी प्रकार की इंटॉलरेंस रखते हैं ऐसी बातों के लिए। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो आपके पास आज़ादी है धारा 32 और धारा 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और कमेटी बनती है तो हमेशा याद रखिए कमेटी किसी न किसी सरकार के अंडर बनी रहती है, और सरकार अपनी इमेज को साफ करने के लिए, अपनी राजनीतिक तवे पर रोटियां सेकने के लिए ऐसी मुद्दों को भटकाया करते हैं।